चलिए विद्यार्थियों, आज हम शुरुआत करते हैं गणित के बेस से। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम क्या होता है ये। गणित की शुरुआत अंकों से होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें नंबर्स। जैसे अंग्रेजी की शुरुआत लेटर्स से होती है, ABCD से Z तक। हिंदी की शुरुआत अक्षरों से होती है, छोटा आ बड़ा आ से ज्ञा तक। वैसे ही गणित की शुरुआत होती है नंबर से, मतलब अंकों से। इन अंकों के संकेत कुछ इस तरह से हैं: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हें अंक कहते हैं जो किसी भी संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। इन 10 अंकों से हम बहुत सारी संख्याएं, अनंत संख्याएं बना सकते हैं। एक अंक की संख्या, इसमें ये जो अंक होगा ये इकाई का अंक होगा। 2 अंक की संख्या, इसमें ये इकाई का अंक होगा और ये दहाई का अंक होगा। 3 अंकों की संख्या, इसमें ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा होगा। 4 अंक की संख्याएं, इसमें ये इकाई होगा, ये दहाई होगा, ये सैकड़ा होगा और ये हजार होगा। इस तरह से हम इन 10 नंबर की सहायता से विभिन्न संख्याएं बना सकते हैं, अनंत संख्याएं बना सकते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं संख्या के प्रकार। पहली है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ये संख्याएं 1, 2, 3 इत्यादि हैं। प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं होता है। 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जिनका उपयोग गिनती के लिए किया जाता है। इसे n के द्वारा निरूपित किया जाता है, n से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्राकृतिक संख्याएं अनंत हैं। इनको आप 1, 2, 3 से अनंत तक लिख सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है। इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी कहलाएगी? 1 कहलाएगी। अब हम आते हैं सम संख्याओं पर, जिन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या जिसमें हम 2 से भाग दे सकें, वो सम संख्या कहलाती है। इसे ई मतलब इवन नंबर, ई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10। हम ये भी कह सकते हैं कि जो 2 का पहाड़ा है वो सम संख्या है ना। 2, 4, 6, 8, 10, फिर 12, फिर 14। यहाँ से ये अंक रिपीट होने लगे। 2 रिपीट हुआ, 4 रिपीट हुआ, आगे चल के 6 रिपीट होगा, 8 रिपीट होगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 होता है, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो, उसे हम सम संख्या कह सकते हैं। सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वो 2 होती है और सबसे बड़ी सम संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं विषम संख्याओं पर। विषम संख्याएं मतलब ऑड नंबर्स होते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसे ओ मतलब ऑड नंबर्स, तो इसे ओ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सम संख्याएं कौन कौन सी थी? जिनका इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0। तो विषम संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9। विषम संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9। सम संख्याओं का इकाई अंक क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 0। जिन संख्याओं का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है, वे संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी, अतः ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी जो विषम संख्या है वो 1 होती है और सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। चलिए अब हम भाज्यता के आधार पर संख्याओं के प्रकार देखते हैं। तो भाज्यता के आधार पर संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड 1 तथा संख्या स्वयं हो, इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 2 का गुणनखंड 2 गुणा 1 होगा, 3 का गुणनखंड 3 गुणा 1 होगा, 4 का गुणनखंड 4 गुणा 1 होगा और 2 गुणा 2 भी होगा। 5 का गुणनखंड 5 गुणा 1 होगा, 6 का गुणनखंड होगा 6 गुणा 1, या फिर इसे हम 3 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, कौन कौन? एक तो 1 हो और एक वो संख्या स्वयं हो। जैसे 2 है, 2 का गुणनखंड 2 गुणा 1 है, मतलब 1 है और संख्या स्वयं है। 3 का गुणनखंड, 5 का गुणनखंड। तो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 1 और संख्या स्वयं हो, प्राइम नंबर कहलाते हैं, मतलब अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं।
अभाज्य संख्याएं और कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 2 गुणा 2 इसका गुणनखंड हो जाएगा। 5, 6 नहीं होगा क्योंकि 2 गुणा 3 हो जाएगा। 7, 8 नहीं होगा क्योंकि 2 गुणा 4 बराबर 8 होता है। उसके बाद 9, तो 9 भी नहीं होगा क्योंकि 3 गुणा 3 9 होता है। 10 भी नहीं होगा क्योंकि 2 गुणा 5 10 होता है। 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13, फिर 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा। ऐसे करके हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं निकाल सकते हैं। न्यूनतम अभाज्य संख्या मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। सम अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो सम अभाज्य संख्या केवल 2 होती है। 2 कैसी संख्या है? 2 सम अभाज्य संख्या है। ये सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। अब हम देखते हैं सह अभाज्य संख्याएं मतलब को प्राइम नंबर्स। उन संख्याओं के युग्म मतलब उन संख्याओं के जोड़े जिनका महत्तम समापवर्तक जिनका HCF जो है वो केवल 1 होता है। इनमें 1 के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, चाहे संख्याएं अभाज्य हों या भाज्य हों। मतलब 2 ऐसी संख्याएं जो भाज्य हैं अभाज्य हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनका जो HCF है मतलब उनमें जो कॉमन संख्या आएगी वो 1 आएगी। ऐसी संख्याएं कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं। जैसे 4 और 9, इसमें देखिए 4 जो है वो भाज्य संख्या है और 9 भी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। लेकिन अगर हम 4 और 9 में कॉमन निकालेंगे तो वो कॉमन संख्या क्या होगी? 1 होगी। 7 और 11 दोनों कैसी संख्याएं हैं? दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इनमें कॉमन क्या निकलेगा? सिर्फ 1 निकलेगा। ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनमें से हम HCF अगर निकालें या कॉमन अगर हम निकालें तो वो 1 निकलता है। तो ऐसी संख्याओं के जोड़े क्या कहलाते हैं? सह अभाज्य या को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं ये देख लेते हैं हम। इनका HCF कितना होता है? इनका HCF 1 होता है। इनका महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें 1 निकलेगा। ये दोनों संख्याएं भाज्य या अभाज्य हो सकती हैं। जैसे 3 और 5 ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और 8 और 9 ये दोनों कैसी हैं? ये भाज्य संख्याएं हैं। क्रमागत संख्याएं कोई भी 2 लगातार संख्याएं हम लेंगे तो वो हमेशा सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ये उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब हम देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जिन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्याएं। ये वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिनका कम से कम एक भाजक इकाई तथा संख्या स्वयं से भिन्न होता है। एक और संख्या स्वयं के अलावा भी आप किसी दूसरे नंबर से इस संख्या को भाग दे सकें, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 12 है, 12 में आप 1 का भाग भी दे सकते हैं, 12 का भाग भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम 12 में 2 से भाग दे सकते हैं, 3 से भाग दे सकते हैं, 4 से भाग दे सकते हैं, 6 से भाग दे सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनमें एक और संख्या स्वयं के अलावा आप किसी अन्य संख्या से भाग दे सकें वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है। जैसे 12 है, इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो हम इसे 2 से भाग देंगे, 6 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे 1 बार जाएगा। तो ये भाज्य संख्या जो है इसके हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। कौन कौन से हैं अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इस भाज्य संख्या मतलब 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। हम इनका गुणा करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। अब हम आते हैं पूर्ण संख्या पर। पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर कहते हैं। शून्य तथा सभी प्राकृतिक संख्याएं मिलकर पूर्ण संख्या निकाय बनाते हैं। अभी हमने पढ़ी थी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। इसमें हम 0 और ऐड कर दें तो 0, 1, 2, 3, 4 से अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं। सबसे बड़ी कोई पूर्ण संख्या नहीं होती। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, 0 होती है। अब हम आते हैं पूर्णांक पर। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक मतलब इंटीजर नंबर्स। वह संख्या निकाय जिसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं उनके ऋणात्मक तथा शून्य निहित हों पूर्णांक कहलाते हैं। अभी हमने प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं पढ़ी। प्राकृतिक संख्याएं हमने पढ़ी 1 से लेकर अनंत तक, पूर्ण संख्याएं हमने पढ़ी 0 से लेकर अनंत तक। अब पूर्णांक जो होते हैं उसमें 0 शामिल होगा,
1 2 3 ये तो शामिल होंगे ही अनंत तक, लेकिन इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं, -1, -2, -3। तो ये कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? ये पूर्णांक कहलाती हैं। तो ऐसी सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें शून्य और ऋणात्मक सभी संख्याएं शामिल होती हैं पूर्णांक कहलाती हैं। इसे z या i के द्वारा निरूपित किया जाता है। इसे z या i के द्वारा निरूपित किया जाता है। सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा कोई पूर्णांक नहीं होता है। 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, यहाँ भी ये -1, -2, इस साइड भी अनंत तक जा रही हैं। तो सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा कोई पूर्णांक नहीं होता है। याद रखने योग्य कुछ बातें हैं। एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य संख्या है। एक विषम संख्या होती है। शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। शून्य एक सम संख्या होती है। 2 अभाज्य तथा सम दोनों संख्या है। सभी अभाज्य संख्या 2 को छोड़कर बाकी सारी अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। अब हम देखते हैं संख्या रेखा बाईं ओर ऋणात्मक अनंत तथा दाईं ओर धनात्मक अनंत के बीच एक सरल रेखा होती है। संख्या रेखा क्या कहलाती है? संख्या रेखा जो होती है वो उसके दाईं ओर मतलब राइट हैंड साइड उसमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड इसमें कौन से नंबर होते हैं? ऋणात्मक नंबर होते हैं। ये होती है संख्या रेखा। इसमें देखिए आप, बीच में 0 है, राइट साइड पॉजिटिव नंबर है और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर है। तो ये जो रेखा कहलाती है ये संख्या रेखा कहलाती है। अब हम आते हैं वास्तविक संख्याओं पर। वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स, वे सभी संख्याएं जिनका निरूपण संख्या रेखा पर किया जा सकता है। वे सारी संख्याएं जिनका निरूपण संख्या रेखा पर किया जाता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसे R मतलब रियल नंबर, तो इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। R प्लस का अर्थ क्या होता है? अगर R प्लस लिखा है इसका मतलब कौन सी है कि संख्या रेखा पर जो राइट हैंड साइड जो सारे पॉजिटिव नंबर है उनका जो समुच्चय है वो धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। और R नेगेटिव का मतलब क्या होता है? R नेगेटिव मतलब संख्या रेखा पर लेफ्ट साइड जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनका कलेक्शन या उनका समुच्चय ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं को निरूपित करता है। R प्लस जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है और R नेगेटिव जो है वो नेगेटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। वास्तविक संख्याएं किसके बराबर होती हैं? वास्तविक संख्याएं बराबर होती हैं परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। कोई भी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q क्या हैं? ये पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और ये 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम इनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। यदि Q बराबर 0 रख देंगे हम तो 0 से हम किसी नंबर में भाग नहीं दे सकते हैं और ये परिभाषित नहीं होता है। अतः जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं और जहां पर Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती। परिमेय संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याओं को हम कहते हैं रैशनल नंबर। इसे Q के द्वारा निरूपित किया जाता है। Q से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं क्यों होती हैं? क्योंकि हर नंबर के अपॉन में 1 तो हमेशा होता ही है। तो सारे पूर्णांक जो हैं वो क्या कहलाते हैं? वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें लिखा है 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि प्रत्येक संख्या के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, तो 0 के अपॉन में भी हम 1 लिख सकते हैं, 0 के अपॉन में भी हम 1 लिख सकते हैं। तो 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है। 0 इज अ रैशनल नंबर। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी परिमेय संख्या कोई नहीं होती है। सभी भिन्न जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी भिन्न जो होती हैं वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। Q बराबर क्या होता है? P/Q। Q मतलब परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर, और Q बराबर क्या होता है? P/Q। P जहाँ पर ऊपर वाला जो नंबर होता है वो अंश कहलाता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो नंबर होता है वो हर कहलाता है, डिनोमिनेटर। तो Q इज इक्वल टू अंश बटे हर या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। याद रखने योग्य कुछ बातें। यदि x तथा y दो परिमेय संख्या हों तो x प्लस y बटे 2 भी परिमेय संख्या होगी तथा इसका जो मान होगा वो x तथा y के बीच आएगा। जैसे हम ले लेते हैं एक परिमेय संख्या 2 और एक परिमेय संख्या 10। ये परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इनके अपॉन में क्या होता है? इनके अपॉन में 1 होता है। तो ये 2 और 10 भी परिमेय संख्याएं हैं। इन्होंने क्या कहा है? x प्लस y बटे 2 भी परिमेय संख्या होगी। तो x प्लस y बटे 2 हम करें
तो ये हो जाएगा 2 + 10/2, 10 और 2 12, 12/2, ये कितना आ जाएगा 6। इन्होंने ये कहा है कि यदि x और y दो परिमेय संख्याएं हैं तो हमने 2 और 10 एक परिमेय संख्याएं ले ली। फिर इन्होंने कहा x + y/2 भी परिमेय संख्याएं होगी, तो हमने दोनों को जोड़कर बटे में 2 किया, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इनका मान दी गई दोनों परिमेय संख्याओं x तथा y के बीच में होगा। अब ये देखिए, हमने परिमेय संख्या ली थी 2 और 10, हमारा जो मान आया है x + y/2 का, ये आया है 6, और 6 जो है वो 2 और 10 के बीच का मान है। यदि x और y दो परिमेय संख्याएं हैं तो x + y/2 भी परिमेय संख्या होगी तथा इसका मान दी गई दोनों परिमेय संख्याओं x तथा y के बीच होगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो जैसे हमने 2 और 10 को लिया था, इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपरिमेय संख्याओं पर। अपरिमेय संख्याएं मतलब इर्रेशनल नंबर, वे संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। जहां p तथा q पूर्णांक तो हैं, q 0 के बराबर भी नहीं है, ये अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। इन्हें हम q' या qc के द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे करनी 2, करनी 3, करनी 5, 2 + करनी 3, 3 - करनी 5, 3 करनी 3। ये कैसी संख्याएं हैं? ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। करनी वाले सभी नंबर और पाई, ये कैसी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनका दशमलव प्रसार जो है वो शांत नहीं होता। क्यों? अब हम देखते हैं नोट, इसमें लिखा है प्रत्येक धनात्मक अपरिमेय संख्या के संगत एक ऋणात्मक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे करनी 5 है तो माइनस करनी 5 भी होगा, करनी 3 है तो माइनस करनी 3 भी होगा। तो प्रत्येक धनात्मक अपरिमेय संख्या के संगत एक ऋणात्मक अपरिमेय संख्या होती है। अब इसमें लिखा है करनी 2 + करनी 3 बराबर नहीं होता है करनी 5 के। जैसे हम लिख देते हैं 2 + 3 = 5, वैसे आप करनी 2 + करनी 3 = 5 नहीं लिख सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं 5 - 3 = 2, वैसे हम करनी 5 - करनी 3 बराबर नहीं लिख सकते हैं 2 के। तो इनको हम कैसे जोड़ेंगे या कैसे घटाएंगे? इसमें हमें ये याद रखना है, अगर लिखा है करनी 2 + 2 करनी 3 + 2 करनी 2 - 3 करनी 3, ऐसा लिखा है। इनको जोड़ने का तरीका क्या है? दो संख्याओं में करनी के अंदर वाले नंबर बराबर होने चाहिए, तब वो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। जैसे इसमें करनी 2 इस वाले में है और ये भी करनी 2 है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैलकुलेट हो जाएंगे। और इसमें करनी के अंदर 3 है, इसमें करनी के अंदर 3 है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैलकुलेट हो जाएंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे। इस करनी 2 के आगे कितनी संख्या लिखी है? इस करनी 2 के आगे कोई संख्या नहीं लिखी है, मतलब इसके आगे क्या है? 1 है। और इस करनी 2 के आगे कौन सी संख्या लिखी है? 2 लिखी है। तो ये 2 बार करनी 2 है और ये 1 बार करनी 2 है। दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो ये जुड़ जाएंगी, मतलब 2 करनी 2 और 1 करनी 2 कितना हो जाएगा? 3 करनी 2 हो जाएंगे। अब हम करनी 3 वाली संख्या और करनी 3 वाली संख्या को कैलकुलेट करेंगे। इसमें भी करनी 3 है अंदर, इसमें भी करनी 3 है अंदर। ये 3 करनी 3 है, मतलब 3 बार करनी 3 है, और ये 2 बार करनी 3 है। इनका कैलकुलेशन कैसे होगा? एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो एक प्लस और एक माइनस होता है, तो संख्याएं घटती हैं। 3 करनी 3 में से 2 करनी 3 जाएंगे तो 1 करनी 3 बचेगा। बड़े नंबर के आगे माइनस का चिन्ह है तो इसमें माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ये ऐसे जुड़ते हैं और ऐसे ही घटते हैं। अब इसमें लिखा है करनी 3 गुणा करनी 2 बराबर होता है करनी 6 की। तो इसको हम गुणा कैसे करते हैं? करनी 3 गुणा करनी 2 है, तो गुणा करते समय हमें ये बिल्कुल नहीं देखना है कि करनी के अंदर 1 से नंबर हों। इसमें आपको ये देखना है कि करनी के अंदर वाले नंबर का गुणा करनी के अंदर वाले नंबर से होता है। मतलब ये हो जाएगा 3 गुणा 2, इन दोनों नंबर को एक ही करनी के अंदर लिख देंगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर ऐसा लिखा है 2 करनी 3 गुणा 3 करनी 2, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए बाहर वाले नंबर का गुणा बाहर वाले नंबर से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो इसे हम लिख देंगे 6 और करनी लगाएंगे। करनी के अंदर यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो करनी के अंदर भी 6 आ जाएगा। ऐसे ही अगर है 4 करनी 2 गुणा करनी 5, अगर हमें इन दोनों का गुणा करना है
तो बाहर वाले नंबर का बाहर वाले नंबर से गुणा करेंगे। इस संख्या में बाहर 4 है और इस संख्या में बाहर कोई नंबर नहीं है। कोई नंबर नहीं है मतलब क्या है, 1 है। तो 4 का गुणा बाहर वाले नंबर से करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर हम करनी लगाएंगे और करनी के अंदर वाले नंबर का करनी के अंदर वाले नंबर से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 करनी 10। इस तरह करनी वाले नंबर का गुणा होता है। अब लिखा है कभी कभी 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होती है। तो करनी 2 अपरिमेय संख्या है और करनी 2 भी अपरिमेय संख्या है। इनका हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2। 2 गुणा 2 मतलब 4। 4 काय का वर्ग होता है, 4 2 का वर्ग होता है। तो हम इसे लिखेंगे 2 का वर्ग, वर्ग से करनी कट जाएगी तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये जो 2 अपरिमेय संख्याएं थी इनका हमने गुणा किया तो हमें परिमेय संख्या मिल गई। तो कभी कभी 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल में इसमें ये दिया है 2 प्लस करनी 3 गुणा 2 माइनस करनी 3। इसमें फॉर्मूला लग गया है a प्लस बी और a माइनस बी का। ये फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें a स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग कर दिया, माइनस बी स्क्वायर मतलब करनी 3 का वर्ग कर दिया। 2 का वर्ग 4 होता है, करनी 3 का वर्ग मतलब वर्ग से करनी कट जाएगी तो 3 बचेगा। 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा। तो इनका गुणनफल भी क्या आ गया, ये अपरिमेय संख्याएं थी और इनका गुणनफल 1 आ गया, मतलब परिमेय संख्या आ गई। परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं। परिमेय संख्याओं को भी आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और अपरिमेय संख्याओं को भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर जो होती हैं वो कलेक्शन होती हैं परिमेय संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं का कलेक्शन होती हैं। अब हम देखेंगे भिन्न क्या होती है। भिन्न मतलब होता है फ्रैक्शन। भिन्न वह राशि होती है जो पूर्ण के एक अंश को प्रदर्शित करती है। भिन्न बराबर अंश बटे हर। परिमेय संख्या p अपॉन q और भिन्न a अपॉन b दोनों ही अंश और हर के रूप में होते हैं, लेकिन मुख्य अंतर यह है कि भिन्न केवल धनात्मक पॉजिटिव पूर्ण संख्याओं से बनते हैं, जबकि परिमेय संख्याएं धनात्मक ऋणात्मक या पूर्णांकों से बन सकती हैं। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। इसका मतलब क्या है, भिन्न जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नंबर कभी भी भिन्न नहीं हो सकता। अंश और हर के फॉर्म में ये भी रहती है, लेकिन भिन्न हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और परिमेय संख्या जो रहती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती। भिन्न जो रहेंगी वो पॉजिटिव रहेंगी, जैसे 6/10 है तो ये भिन्न भी है और ये परिमेय संख्या भी है। लेकिन मान लो परिमेय संख्या है एक, जिसको हमने बोल दिया कि -6/10, तो ये परिमेय संख्या होगी लेकिन ये भिन्न नहीं। चलिए अब हम पढ़ते हैं भिन्न के प्रकार। सबसे पहला है उचित भिन्न, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, यदि अंश हर से कम हो तो भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। इसमें ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली संख्या हर होती है। ऊपर वाली संख्या न्यूमरेटर होती है और नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर होती है। यदि ऊपर वाली संख्या छोटी हो और नीचे वाली संख्या बड़ी हो तो ऐसी भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। अगला है विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि अंश हर से बड़ा हो या हर के बराबर हो तो इसे विषम भिन्न कहते हैं। इसमें ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा और नीचे वाला नंबर छोटा होगा। उचित भिन्न में अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा, और विषम भिन्न में अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। यदि भिन्न के अंश तथा हर दोनों बराबर हैं तो भिन्न क्या कहलाती है, भिन्न इकाई भिन्न कहलाती है। जैसे लिखा है 4/4, तो अंश और हर दोनों का मान बराबर है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। ये 1 के बराबर हो गया तो इसे हम कहेंगे इकाई भिन्न। अब दिया है मिश्रित भिन्न, इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें कुछ इस तरह से संख्याएं लिखी होती हैं। इसे हम कैसे पढ़ते हैं, 1 सही 1/2, 1:1/2। तो इस टाइप से अगर हमें लिखा मिलता है 2 सही 3/5, 2:3/5, तो इस प्रकार की भिन्न मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है। मिश्रित भिन्न को हम अनुचित भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं और अनुचित भिन्न को भी हम मिश्रित भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे लिखा है 2 सही 3/4, ये मिश्रित भिन्न है। इसे हम अनुचित भिन्न में कैसे परिवर्तित करेंगे, इसमें क्या होता है, आगे वाली संख्या का हर से गुणा होता है। तो आगे वाली संख्या है 2 और हर है 4, इन दोनों का गुणा होगा तो हो जाएगा
4 दूनी 8 और उसमें ऊपर वाली संख्या मतलब अंश को जोड़ देते हैं। तो 8 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 11 और हर का मान 4 ही रहेगा। तो ये जो भिन्न थी ये कैसी भिन्न थी, ये मिश्रित भिन्न थी। इसे हमने अनुचित भिन्न में परिवर्तित कर दिया। तो मिश्रित भिन्न को हम अनुचित भिन्न में किस तरह परिवर्तित कर सकते हैं, हर में हम आगे वाली संख्या का गुणा करते हैं और अंश को जोड़ देते हैं, उसे हम ऊपर लिखते हैं और हर का मान एज इट इज हम लिख देते हैं। अब हम देखते हैं कि हम अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अनुचित भिन्न लिखी है 11/2, इसे हम मिश्रित भिन्न में कैसे परिवर्तित करेंगे, हम 11 में 2 से भाग देंगे। 11 में 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10। 11 में से 10 माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये जो शेषफल है इसे हम ऊपर लिखेंगे अंश की जगह पर और जिस संख्या से हमने भाग दिया था उसे हम हर की जगह पर लिखेंगे। तो ये संख्या कैसी बन गई, तो ये संख्या हो गई 5 सही 1/2। 11/2 अनुचित भिन्न थी, इसे हमने कैसे परिवर्तित कर लिया, हमने इसे मिश्रित भिन्न में परिवर्तित कर लिया। इस तरह से हम मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में और अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। अब है तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसमें लिखा है समान मान वाले भिन्न क्या कहलाते हैं, तुल्य भिन्न कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 2/3 है, 4/6 है, 6/9 है, 8/12 है। इस संख्या को हम नहीं काट सकते हैं, इसे हम 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। इसे हम 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसे हम 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो इनको कैंसिल करने के बाद हमें सारी संख्याएं कैसी मिली, 2/3, 2/3, 2/3 और 2/3। ऐसी भिन्न जिनको कैंसिल करने पर सेम वैल्यू मिलती है वो तुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाती है। अब है समान भिन्न या इक्वल फ्रैक्शन। जिनके हर समान होते हैं उन्हें हम समान भिन्न या इक्वल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 2/5, 3/5, 9/5। तो ये क्या कहलाएंगे, ये समान भिन्न कहलाएंगे। और असमान भिन्न क्या कहलाते हैं, जिनके हर समान नहीं होते हैं। जैसे 2/3, 5/6। तो ये भिन्न ऐसी हैं जिनमें हर के मान अलग अलग हैं, इन्हें हम असमान या अनइक्वल फ्रैक्शन कहते हैं। असमान भिन्न को हम समान भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे लिखा है 3/5 और लिखा है 5/2। ये कैसी भिन्न है, ये असमान भिन्न है क्योंकि इनके हर अलग अलग हैं। समान भिन्न में क्या होता है, हर समान होते हैं। तो इनमें देखिए एक में हर की जगह 5 लिखा है और एक में हर की जगह 2 लिखा है। इन दोनों संख्याओं के हर को अगर हम समान कर दें तो ये समान भिन्न में परिवर्तित हो जाएंगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस 5 में हम 2 से गुणा कर दें और इस 2 में हम 5 से गुणा कर दें तो ये समान भिन्न में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस संख्या में हमें 2 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा और इसमें हमें 5 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये संख्या हो जाएगी 6/10 और ये संख्या हो जाएगी 25/10। अब देखिए इनके हर समान हो गए हैं तो हमने इन असमान भिन्न को समान भिन्न में परिवर्तित कर दिया है। ये असमान भिन्न थी, इनके हर अलग अलग थे और ये समान भिन्न है जिनके हर हमने 1 से कर दिए हैं। तो इस तरह से असमान भिन्न को समान भिन्न में परिवर्तित किया जा सकता है। अब है सरल भिन्न या सिंपल फ्रैक्शन, जिसका अंश तथा हर पूर्णांक हो, मतलब अंश और हर में दोनों में पूर्णांक संख्या दी हो। तो ऐसे भिन्न क्या कहलाते हैं, ऐसे भिन्न सरल भिन्न या सिंपल फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब है सम्मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसका अंश या हर दोनों भिन्न संख्या हो। जैसे इसमें लिखा है अंश में 2 लिखा है और हर में भिन्न वाली संख्या लिखी है। इसमें अंश में मिश्रित भिन्न लिखी है और हर में भी मिश्रित भिन्न लिखी है। जहां पर अंश तथा हर या दोनों में भिन्न संख्याएं दी हों उसे सम्मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब है दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शन, जिसका हर 10 का घात हो, उसे क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे लिखा है 9/100, तो 100 को हम क्या बोलेंगे, 100 को हम बोलेंगे 10 की घात कितनी है, ये 2 है। अगर लिखा है 8/10,000
तो इसको हम लिखेंगे 8/10 की घात कितनी, कितने जीरो हैं इसमें, 1 2 3 4, तो 10 की घात 4। ऐसी भिन्न जिसमें हर 10 की घात के फॉर्म में होता है वो क्या कहलाती है, दशमलव भिन्न कहलाती है। अब है अभद्र भिन्न या इनडिसेंट फ्रैक्शन, जिसका हर 10 की घात ना हो। तो ऐसी भिन्न जिसमें जो हर है वो 10 की घात में नहीं होता है वो क्या कहलाती है, वो इनडिसेंट या अभद्र भिन्न कहलाती है। अब है दशमलव को पूर्णांकित करना, राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स। कभी कभी जैसे संख्या लिखी है 3.147 या एक संख्या लिखी है 3.1485, हम यहाँ भी एक संख्या बढ़ा लेते हैं, 2 बढ़ा ली हमने। अब इन दोनों संख्याओं को हमें दशमलव के 2 स्थानों तक लिखना है। इसमें 4 स्थान दिए हैं, हमें दशमलव के 2 स्थानों तक लिखना है। तो इसका तरीका ये होता है कि हमें 2 स्थानों तक लिखना है, हमें इसके लिए तीसरा अंक देखना है। इसका भी हम तीसरा अंक देखेंगे और इसमें भी हमें 2 स्थानों तक लिखना है, तो इसका भी हम तीसरा अंक देखेंगे। ये तीसरा अंक यदि 5 या 5 से बड़ी संख्या है तो इसके पहले वाले नंबर को हम 1 जोड़कर लिख देंगे। तो ये संख्या हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिख देंगे 3.15। इस संख्या को हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 3.1। ये भी 5 से बड़ी संख्या है तो इसे भी हम लिख देंगे 3.15। अब हम दूसरी संख्या लेते हैं 2.1325, ये लिखा है, और एक संख्या लिखी है 13.421। इसे भी हमें दशमलव के 2 स्थानों तक लिखना है, तो हमें तीसरा अंक देखना है। तीसरा अंक इसमें 5 या 5 से बड़ा नहीं है, इसमें तीसरा अंक कैसा है, 5 से छोटा है। तो अब इस अंक में हम, दूसरे अंक में हम 1 नहीं जोड़ेंगे, इसे हम वैसा का वैसा लिखेंगे जो इसमें लिखा है। तो इसे हम लिख देंगे 2.13। इसमें भी हमें तीसरा अंक देखना है। तीसरा अंक क्या है, 1 है, ये भी 5 से छोटा है, तो इसे भी हम क्या लिखेंगे 13.42। इसे हम ऐसे लिख देंगे। हम एक उदाहरण और देखते हैं। अगर लिखा है 8.4255, इसे भी हमें दशमलव के 2 स्थानों तक लिखना है, तो इसे हम क्या लिखेंगे 8.4। हमें तीसरा अंक देखना है, तीसरा अंक 5 है, तो 5 या 5 से बड़ा होता है, तो इसके पहले वाले नंबर में हम 1 जोड़ देते हैं। तो 2 में हम 1 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। तो इस तरह से हम दशमलव की संख्याओं को पूर्णांकित करते हैं। चलिए इसमें क्या लिखा है ये भी हम देख लेते हैं। परंतु अनेक बार हमें दशमलव के बाद कुछ खास अंकों तक की दशमलव संख्याओं की आवश्यकता होती है, इसलिए हम दशमलव संख्याओं में से कुछ अंक दाहिनी ओर से छोड़ देते हैं। परंतु ऐसा करते समय छोड़ने वाले अंकों में सबसे बायां अंक यदि 5 या 5 से अधिक है तो दाहिनी ओर के अंकों को छोड़ने के पश्चात बची दशमलव संख्या के सबसे दाहिनी ओर के अंक में क्या करना है, 1 जोड़ना है। तो 5 या 5 से अधिक है तो 1 जोड़ देते हैं, और 5 से कम है तो कुछ भी नहीं जोड़ना या घटाना है। ठीक है, तो ये थी हमारी संख्या पद्धति जिसमें हमने अंकों को पढ़ा और अंकों के जो प्रकार हैं उनको पढ़ा है। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं ये सभी हमने अच्छे से सीखी हैं। आप सभी इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करें। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।